हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में यूपी पीजीटी के पीवाईक्यू को देखने वाले हैं एंड ये क्लास 10th है। इससे पहले 9th क्लासेस हो चुकी हैं। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा यूपी पीजीटी पीवाईक्यू के नाम से। वहाँ पर सारे वीडियोस मिल जाएंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्लासेस इससे पहले हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जेआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस दिए गए हैं हीगल, लेनिन, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसका कहना है ये बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि व्यक्ति का ईश्वर पर जितना विश्वास होगा, ठीक है, व्यक्ति का ईश्वर पर जितना विश्वास होगा उतना ही वो अपने आप से दूर होता जाएगा, उसका व्यक्ति का खुद से अलगाव उतना ही होता जाएगा। और जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो पूंजीपति था, जो कि श्रमिक वर्ग का शोषण जिस तरीके से करता है, आप लोगों को कई बार बताया गया, तो व्यक्ति चूँकि व्यक्ति का धर्म पर विश्वास था और ये सभी जितने भी उसके साथ अत्याचार हो रहे होते हैं, अन्याय हो रहा होता है, ये जो भी असमानता होती है, इन सभी को ईश्वर की मर्जी मान करके व्यक्ति स्वीकार करने लगता है और इन सब के विरुद्ध वह उसकी जो प्रतिरोध की भावना होनी चाहिए वो कम होती जाती है उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अलगाव की बात की थी और जो धर्म है उसको उन्होंने बताया था अफीम की तरह वो काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे हर एग्ज़ाम्स में एंड इनके जितने भी कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, जैसे कि सरप्लस वैल्यू का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, स्ट्रक्चर के दो प्रकार बताए थे ना, संरचना के दो प्रकार, अधिसंरचना अधोसंरचना, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की अवधारणा क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है, इन सभी क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इनके कंप्लीट कराया जा चुका है। इनका फोल्डर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, वहाँ से देख सकते हैं। और प्लस इनसे रिलेटेड जितने भी टाइम के MCQs बनते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी को कंप्लीट कराया गया है और एक वीडियो मिल जाएगा इनके स्टेटमेंट से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, धर्म जनमानस के लिए अफीम है, किसका कहना है। इसी तरीके से कुछ स्टेटमेंट्स हैं इनके जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उनको भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी फोल्डर चेक करिएगा, प्लेलिस्ट में कार्ल मार्क्स से रिलेटेड मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एंड मेरेल। संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते रहे हैं। अब प्रसारवाद के जो समर्थक हैं वो इनमें से कौन है, किनका ये मानना है? ग्रेबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एंड मेरेल ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ग्रेबनर और एंकरमैन हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो संस्कृति सकुल है इसको समझने से पहले संस्कृति तत्व को समझना ज़रूरी है एंड ये सभी आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है। जैसा कि आपसे बार बार कहा जाता है कि जो आपका
आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर की बात की जाती है कि आप वहाँ से उन वीडियोस को देखिए। स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से, है ना, आपसे कई बार कहा गया है। इनमें स्टेटस से रिलेटेड, रोल से रिलेटेड और कल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कंप्लीट कराया गया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और उससे रिलेटेड जो MCQs बनते हैं उनको भी कंप्लीट कराया गया है। इस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। ना केवल PGT बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर फिलहाल शॉर्ट में बताया जा रहा है। तो जो संस्कृति तत्व है, पहले तो संस्कृति सर्कल को क्या कहते हैं, कल्चरल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, इंग्लिश में कल्चरल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। संस्कृति तत्व है क्या? तो संस्कृति, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है ना। इस तरीके से आप लोगों ने कई बार देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो संस्कृति तत्व है। तो संस्कृति तत्व क्या होता है उसे ही समझेंगे, तभी जाकर हम संस्कृति सर्कल को समझ पाएंगे। तो संस्कृति तत्व क्या है? कोई भी कल्चर, कोई भी संस्कृति होती है, उसका निर्माण कई सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर होता है। अब संस्कृति तत्व क्या है? मान लीजिए पूजा, ठीक है, पूजा एक कल्चर हो गया, ठीक है। तो पूजा कई सारे संस्कृति तत्वों से मिलकर बनी है। अब संस्कृति तत्व मतलब जैसे कि फूल, अगरबत्ती, जो वस्त्र, कपड़े होते हैं वो फूल हो गया, प्रसाद हो गया, ये सभी कई क्या हो जाएंगे, कई सारे सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे। जब इन सभी को मिला दिया जाता है तो वो संस्कृति बनती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये जो सारे आप लोगों को पूजा, प्रसाद, ये सब बताया कि ये सभी संस्कृति तत्व हो जाएंगे। और जो पूजा है विकसित होकर पूजा का रूप बनेगी, कंप्लीट होगी, तो इसको हम बोलेंगे संस्कृति, जो संस्कृति सर्कल या कल्चर, ठीक है, संस्कृति कहा जाएगा। अब संस्कृति सर्कल की अगर हम बात करें तो कई सारे जो संस्कृति तत्व हैं, कई सारे संस्कृति तत्वों के योग को ही क्या कहते हैं, जब हम कई सारे संस्कृति तत्व का को इकट्ठा कर ले या कुल, या हम योग कह ले, वो ही संस्कृति सर्कल का निर्माण करते हैं, उससे ही संस्कृति सर्कल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो पूछा जाता है कि संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो संस्कृति तत्व है। संस्कृति की अगर सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए क्या है, तो संस्कृति सर्कल है। याद रखिएगा, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या हो जाएगी, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई संस्कृति सर्कल हो जाएगी। अब मान लीजिए विवाह, ठीक है, विवाह है। अब विवाह भी कई सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर कंप्लीट होता है, ठीक है, उसे तब जाकर हम विवाह बोलते हैं कि हुआ। अब जैसे कि अगर हम इसमें सांस्कृतिक तत्व की बात करें तो कौन कौन से हो जाएंगे, एंगेजमेंट, है ना, फिर उसके बाद कहीं कहीं जो तिलक वगैरह होता है, फिर जो वरमाला होती है आपको देखने को मिलती है शादी में, प्रतिभोज जो होता है, फिर जो शादी होती है सप्तपदी जिसे बोला जाता है, ठीक है, विदाई, ये सभी क्या हो जाएंगे, सभी सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे, ठीक है। इन सभी को जब इकट्ठा हो जाते हैं तब इसका निर्माण जो होता है वो सांस्कृतिक सर्कल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पूंजीवाद धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पूंजी एक ऐसा धन है जिसका उपयोग श्रमिकों का शोषण करने के लिए किया जाता है। अब यह कथन किसका है, किसने कहा है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मैक्स वेबर, मैक्स मूलर, मार्क्स मैकएवर। क्या होगा यहाँ पर? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोगों से बताया गया था कि मार्क्स दो तरह की वर्ग की बात करते थे, पूंजीपति और पूंजीवादी समाज में दो वर्ग, एक तो पूंजीपति और दूसरा श्रमिक वर्ग। अब जो पूंजीपति है उसके पास क्या है, पूंजी का संकलन है, पूंजी मतलब संपत्ति, संपत्ति का संकलन है उसके पास है, सभी उत्पादन के साधन हैं, जो शक्तियाँ या पद्धतियाँ हम कह लो उत्पादन की, उन सभी पर नियंत्रण, कंट्रोल किसका है, पूंजीपति का है। श्रमिक वर्ग का के पास क्या है, इन श्रमिक वर्ग के पास उसके श्रम के अलावा कुछ नहीं है, इन सभी का अभाव है। अब इन सभी का फ़ायदा उठाता है पूंजीपति, श्रमिक से 9-9, 10-10, 11-11 घंटे काम लेता है, उसका जो मेहनताना बनता है, एक दिन की जो सैलरी या
जितनी भी सैलरी बनती है वो उसको ना देकर उससे कम देता है, उसका शोषण करता है, ठीक है। और जब कई तरीके जब उसको व्यक्ति, अभी यहाँ पर श्रमिक का क्या था, ये श्रमिक का वर्ग था, ठीक है। अब जब उसमें चेतना श्रमिकों में आती है, अब यहाँ जब पूंजीपति सरप्लस वैल्यू यानी कि जो किसी चीज़ को बनाने में उसका जितना खर्च रुपए हुआ टोटल पूंजीपति का, तो जब वो मार्केट में बेचता है तो उससे ज़्यादा रुपए में बेचता है, तो जो मुनाफा होता है उसका भी जो लाभ होता है वो अकेले क्या होता है, पूंजीपति ही लेता है, उसका उसमें से भी वो श्रमिक के लिए कुछ नहीं देता, श्रमिक को नहीं देता है। तो धीरे धीरे जब श्रमिकों में यह चेतना आती है कि ये गलत हो रहा है, तो अभी तक कि ये श्रमिक का स्वयं में वर्ग था श्रमिक का, जब चेतना आती है सामूहिक नहीं, इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए पूंजीपति के विरुद्ध, तो ये स्वयं में वर्ग जो कि पहले हुआ करता था स्वयं में वर्ग श्रमिकों का, ये स्वयं के लिए वर्ग का निर्माण करता है, जो कि पूंजीपति के विरुद्ध क्या करता है, आवाज़ उठाता है, क्रांति की बात करता है। और कार्ल मार्क्स का यही कहना था कि जब वो श्रमिक वर्ग पूंजीपति के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा, क्रांति करेगा, तो उसके बाद एक नए समाज का निर्माण होगा, और ऐसे समाज को उन्होंने समाजवाद कहा था, ठीक है। उसे क्या कहा था, समाजवाद कहा था। और मार्क्स का ये कहना था कि ऐसे समाज में कोई भी वर्ग व्यवस्था नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी क्लास नहीं देखने को मिलेगा सोसाइटी में। जब क्लास नहीं होगा तो ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, किसी भी तरीके की असमानता नहीं होगी। जब असमानता नहीं होगी तो कोई भी एक दूसरे का शोषण नहीं कर पाएगा, सभी समान होंगे। तो यही इनका क्लास कॉन्फ्लिक्ट का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। आगे देखते हैं, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य है, क्या है, घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, आजीविका कमाना। यहाँ पर पूछा जा रहा है परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक कार्य पूछा जा रहा है। तो सबसे ज़रूरी परिवार का सामाजिक कार्य है वो क्या है, घर की व्यवस्था, सदस्यों की भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, या फिर आजीविका कमाना। तो फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर क्या होगा, राइट। क्या होगा यहाँ पर, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। जब फैमिली के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आपको कई बार बताया है, वहाँ पर कई समाजशास्त्रियों ने जो परिवार के कार्य बताए हैं उनमें संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण भी बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम हिंदू विवाह के स्वरूप की बात करें, तो उसमें भी कितने बताए गए थे, 8 बताए गए थे, ठीक है। इस तरीके से ये तो फैमिली का हो गया। विवाह से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्वरूप से रिलेटेड है। चलिए उसके बारे में आगे बात करेंगे। क्वेश्चन अगर आता है तो 8 स्वरूप थे, जिसमें कि 4 प्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं और 4 अप्रशस्त विवाह की श्रेणी में आते हैं। मनुस्मृति में इस तरीके के विवाह के स्वरूप का वर्णन है, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। जो 4 प्रशस्त विवाह हैं कौन कौन से हैं, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह और आश्रम विवाह। और जो 4 अप्रशस्त यानी निम्न कोटि के हैं, ऊपर वाली जो अभी आपको बताया गया प्रशस्त वाले, ये उच्च कोटि के हैं। और जो 4 अप्रशस्त विवाह हैं यानी कि निम्न कोटि के विवाह हैं, उनमें असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह और पैशाच विवाह आते हैं। और ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ये विवाह अप्रशस्त हैं या फिर प्रशस्त विवाह में आएंगे, ठीक है। ऑप्शंस में कई सारे दे देते हैं तो उसमें सही चुनना होता है, इस तरीके से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के सही जोड़े बताएं। मैचिंग वाला है, परिवार के स्वरूप या परिवार के प्रकार किसने कौन से बताए हैं, मॉर्गन, वार्नर, जिमरमैन, रॉल्फ लिंटन हैं। चलिए देखिए और फिर बताइए यहाँ पर क्या होगा सही। फिफ्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिफ्थ का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मॉर्गन ने पुनर्लवन विवाह की बात की थी। वार्नर ने पूर्वाभिमुखी विवाह की परिवार की बात की थी। जिमरमैन ने अति लघु परिवार की बात की थी, है ना, घरेलू डोमेस्टिक फैमिली। और जो रॉल्फ लिंटन है उन्होंने दाम्पतिक और समृद्ध परिवार की बात की थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए राइट है। जब आप लोगों के लिए कॉन्सेप्ट्स जो कंप्लीट कराने के लिए कहा गया था, तो उसमें हालांकि पहले परिवार और विवाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी कई बार बताई गई हैं, और इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनी हुई है, आप लोगों को मिल जाएगी। फिलहाल यूपीपीजीटी के एग्ज़ाम को देखते हुए अलग से भी उसे कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है। पुरुष की जो एकाधिकार की भावना है और ईर्ष्या जो जलन है, उसको परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसने बताया है? वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ट, मॉर्गन, टाइलर। क्या होगा सिक्स्थ क्वेश्चन का यहाँ पर? सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए वेस्टरमार्क यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेस्टरमार्क ने जो सिद्धांत दिया हुआ था, एक विवाह का सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, एक विवाह का सिद्धांत दिया हुआ था, और इसके समर्थकों में मेलानोव्स्की भी आते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक विवाह का सिद्धांत वेस्टरमार्क का है, और इनके समर्थक में मेलानोव्स्की का भी नाम आता है, और शायद में भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है जुकरमैन भी हैं। ये कंफर्म करके आपको आगे बताया जाएगा, जब परिवार और फैमिली से रिलेटेड जब बातें होंगी ना, तो वहाँ पर बताया जाएगा। वैसे वेस्टरमार्क के अलावा मेलानोव्स्की भी हैं, ठीक है, इनके समर्थक इस सिद्धांत के। तो वेस्टरमार्क ने ये बात अपनी, ये जैसे कि परिवार की उत्पत्ति का जो कारण पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या है, ठीक है, इस बात को अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज में बताया था। याद रखिएगा, बुक का नाम द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। बुक भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके अलावा मेलानोव्स्की का क्या कहना था कि व्यक्ति पशु अवस्था से परिवार को अपने साथ लाया था, और जो परिवार का जो स्वरूप था वो एक विवाहित परिवार था। ठीक है, एक विवाहित परिवार था। ये कहना किसका था? मेलानोव्स्की का कहना था कि व्यक्ति पशु अवस्था से परिवार को अपने साथ लाया था, और यह परिवार जो था वो उसका जो स्वरूप था वो एक विवाहित परिवार था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए वेस्टरमार्क राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर शारीरिक प्रहार करता है तो यह एक उदाहरण है भावात्मक व्यवहार का, मूर्खतापूर्ण व्यवहार का, वीरतामूलक व्यवहार का, या फिर विवेक सम्मत व्यवहार का। क्या हो जाएगा यहाँ पर? भावात्मक व्यवहार में आएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रतियोगिता सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है, जबकि संघर्ष में ऐसी कोई विशेषता नहीं होती। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? जो कंपटीशन होता है उसके बारे में क्या कहा गया है कि ये सदैव नैतिक नियमों से बंधी रहती है। नियम होते हैं, नियम कानून कंपटीशन में देखने को मिलता है, और जो संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें ऐसा कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, यानी कि नियमों की कोई व्यवस्था नहीं होती। अब ये जो परिभाषा है वो किस समाजशास्त्री ने दी है कॉम्पिटिशन्स की? ग्रीन है, कोजर है, सीमेल है, र्यूटर है। ग्रीन, कोजर, सीमेल, र्यूटर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा 8th का? बताइए। एट्थ क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कोजर होगा। कोजर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की थी, कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी इनकी थी, प्रकारात्मक संघर्ष का सिद्धांत दिया हुआ था,
इस तरीके से भी पूछा जाता है। किसने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया है, तो कोजर हैं, इन्होंने दिया हुआ है। यहाँ पर ये कहना कोजर का है। और एक वेबर से रिलेटेड भी आता है एग्जाम में कि किसने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है। ध्यान दीजिएगा, किसने प्रतियोगिता कंपटीशन को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा है, तो मैक्स वेबर हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, मैक्स वेबर हैं। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होगा, इसमें कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, वेबर का है। और प्रतियोगिता किसके अंतर्गत आएगी, कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। गिलेन एंड गिलेन ने 3 तरह के सोशल प्रोसेस की बात की थी। सोशल प्रोसेस, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है। जिसने भी वीडियोस नहीं देखे हैं, इसका प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर वीडियोस हैं, उन्हें वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो पूछे भी गए हैं, जब आप PYQ को सॉल्व करेंगे, देख रहे होंगे, तो उसमें सोशल प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को आपको मिले हुए होंगे। ठीक है, और यह आगे भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम कंपटीशन की बात करें, प्रतियोगिता की बात करें, तो प्रतियोगिता असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। गिलेन ने 3 तरह के सोशल प्रोसेस की बात की थी, है ना, समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया। तो जो असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो संघर्ष है, प्रतियोगिता है, कंपटीशन है ना, ये सभी आते हैं, विरोध, विद्रोह, ये सभी इसके अंतर्गत आएगा, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत। और मार्क्स का एक ये कहना था कि कंपटीशन को, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, मार्क्स ने कंपटीशन के बारे में क्या कहा था, जो प्रतिस्पर्धा है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है, यानी कि ये हर समाज में हर जगह देखने को नहीं मिलती कंपटीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कार्ल मार्क्स का ही कहना था कि जो प्रतिस्पर्धा है वो सार्वभौमिक प्रक्रिया नहीं है। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या फिर अंतः समूह। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का, क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। द्वितीयक समूह हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीयक समूह की विशेषताएं क्या हैं, वृहद आकार होता है, उसमें अवैतिक संबंध देखने को मिलते हैं, अस्थायी संबंध पाए जाते हैं, निर्भरता होती है, पारस्परिक निर्भरता, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अनिवार्य सदस्यता नहीं होती है, और औपचारिक संबंध होते हैं, जो संबंध पाए जाते हैं वो औपचारिक होते हैं। ठीक है, और इससे पहले ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, यानी कि कल जो आएगी क्लास होगी आप लोगों की, वो सोशल ग्रुप से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वहाँ पर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा, वहाँ पर ये सब बताया जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसने मनुष्य समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में वर्गीकृत किया। मनुष्य के समूहों को प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किसने वर्गीकृत किया। ऑप्शंस दिए गए हैं, C.H. कूले, G.H. मीट, रॉल्फ डेहरनड्रॉफ, कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। टेंथ का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, समूह के 2 प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक जो समूह है वो किसने बताए, या प्राथमिक और द्वितीयक समूह की अवधारणा किसने दी है। एंड ये क्वेश्चन आपके 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया है, और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, C.H. कूले हो जाएगा। ठीक है, C.H. कूले हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। ऑप्शन है टॉनीस,
कूले डेविस बेयरस्टेड। टोनीज कूले डेविस बेयरस्टेड। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसकी है? क्या होगा यहाँ पर राइट? अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? बताया है आपको, कूले की है, चार्ल्स कूले। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। एंड इनकी कुछ इंपॉर्टेंस बुक्स हैं, जैसे कि दो मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो है द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, द ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, ये एक बुक है। एंड सेकंड जो बुक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा कूले का जो आत्मदर्पण का सिद्धांत था, है ना, आत्मदर्पण का सिद्धांत जो कि समाजीकरण से रिलेटेड जब टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, उसकी जब क्लास ली गई थी, तो उसमें आत्मदर्पण का जो सिद्धांत था जो कि समाजीकरण से संबंधित था कूले का, उसमें वहाँ पर बताया गया था ये क्या है। और इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक समूह प्राइमरी ग्रुप का भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है अपनी बुक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, आप सभी को पता है। तो इनका ये कहना था कूले का कि समानता अगर हम देखते हैं सोसाइटी में, तो हमें दो तरह के समूह देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो तरह के जो समूह होते हैं उसमें एक बताते हैं प्राथमिक समूह और दूसरा बताते हैं द्वितीयक समूह। ठीक है, फिर कूले का कहना है इन दो समूहों के अलावा, ठीक है, प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के अलावा भी समाज में कुछ हमें ऐसे समूह देखने को मिलते हैं जिनका निर्माण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति उनका निर्माण करता है। और जो ऐसे समूह होते हैं इनकी जो स्थिति होती है वो मध्य स्थिति होती है। मध्य स्थिति मतलब पहले आ जाएगा प्राइमरी ग्रुप, फिर उसके बाद आ जाएगा अर्ध प्राथमिक समूह, ठीक है, और फिर इसको क्वाइसी प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। अर्ध प्राथमिक समूह को क्वाइसी प्राइमरी ग्रुप कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी ग्रुप यानी द्वितीयक समूह। पहला हो जाएगा प्राथमिक समूह, फिर अर्ध प्राथमिक समूह, फिर द्वितीयक समूह। तो इनकी स्थिति क्या हो जाएगी? मध्य की स्थिति हो जाएगी, बीच में। और जो कूले का कहना है जो ऐसे समूह हैं, ठीक है, ऐसे समूहों में अगर जो संबंध होते हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जो वो प्राथमिक समूह से और द्वितीयक समूह, इन दोनों के ही संबंध या विशेषताएं या लक्षण या तत्व, ये दोनों ही समूह के जो लक्षण या तत्व हैं या संबंध है वो अर्ध प्राथमिक समूह में पाए जाते हैं। अगर हम संबंधों की दृष्टि से देखते हैं तो कूले का कहना है कि संबंधों की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें प्राथमिक समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। किसमें? अर्ध प्राथमिक समूह में। संबंधों की दृष्टि से देखेंगे तो हमें इसमें प्राथमिक समूह के जो संबंध पाए जाते हैं वो देखने को मिलेंगे। और अगर हम उद्देश्य की दृष्टि से या फिर संगठन की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें जो है द्वितीयक समूह की जो विशेषताएं होती हैं वो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही थी अर्ध प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। कूले का कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6th है, ठीक है, 6ठी जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? ऑप्शंस जो दिए गए हैं अनुसूचित जनजाति से, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर अल्पसंख्यकों से। तो जो 6ठी अनुसूची है या 6th नंबर की जो अनुसूची है संविधान की वो किससे रिलेटेड है? अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, अनुसूचित जाति से, अन्य पिछड़ा वर्ग से या फिर अल्पसंख्यकों से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड है, ठीक है। और 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में वर्णन है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन से संबंधित ये इस अनुसूची में बातें कही गई हैं 6ठी अनुसूची में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान प्रचलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रचलित नहीं है पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं।
ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्य सरकारों की नौकरियों में इन्हें कुछ आरक्षण प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति के 2 व्यक्तियों को लोकसभा में नामित कर सकते हैं। एंड ऑप्शन डी संसद के दोनों ही सदनों के साथ ही साथ विधानसभाओं में भी इनके लिए जो आसन है यानी जो पद है या सीट है वो आरक्षित किए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या सही नहीं है ये बताना है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्राई करिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये गलत है, बाकी के सारे सही हैं। आगे देखते हैं, जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की अवधारणा का उपयोग किसने किया है? माल्थस, ए ड्यूमो, दुर्खेम, कार्ल मार्क्स। जनसंख्या का अध्ययन करने के लिए सामाजिक केशिका की जो अवधारणा है या जो सिद्धांत है उसका उपयोग किसने किया है? माल्थस, ड्यूमो, दुर्खेम, कार्ल मार्क्स है। अर्शेन करके नाम है इनका, अर्शेन ड्यूमो। क्या होगा यहाँ पर 14th का? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सोशियोलॉजी डेमोग्राफी से रिलेटेड है, जनांकिकीय, जो कि आपको MA 4th सेमेस्टर में आपको ऑप्शनल जो पेपर्स होते हैं चूज़ करने के लिए जो दिए जाते हैं उसमें भी एक होता है सोशियोलॉजी डेमोग्राफी। उसमें से आपको ये देखने को मिलेगा, उसमें आप लोगों को पढ़ने को मिला होगा अगर जिसका होगा ऑप्शनल ये। तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है और एक वीडियो बनाई गई थी बहुत पहले, अब इधर नहीं बनाई गई है, बहुत पहले की है। उसमें सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड जितने भी टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे उन सभी को कंप्लीट कराया गया था। ठीक है, ये आपके नेट के पेपर में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का सोशल डेमोग्राफी से रिलेटेड। तो वहाँ पर उस वीडियो को कंप्लीट कराया गया था और इसे सर्च कर लीजिएगा, गोल टू सक्सेस सोशियोलॉजी डेमोग्राफी के नाम से, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अर्शेन ड्यूमो होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इनका क्या कहना था कि कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है, वो अब जो समाज में जो उसका स्टेटस है वो क्या करता है, उसको और बढ़ाने की कोशिश करता है। जो वर्तमान में उसका स्टेटस है यानी वो प्रोग्रेस अपनी करने की कोशिश करता है, स्तर जो भी पोजीशन है, स्टेटस है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, उसी में लगा रहता है, उसी में प्रयास करता है। ना कि वो शादी करने के लिए काम कर, मतलब कि मैरिज के बारे में सोचता है, ना ही फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचता है। ठीक है, उसकी इनमें रुचि नहीं होती है व्यक्ति की, वो स्वयं के बारे में सोचता है कि वो खुद की उन्नति कैसे कर सके। तो अर्शेन ड्यूमो का यही कहना था कि कोई भी देश होगा उसमें जो जनसंख्या की जो वृद्धि है, जनसंख्या जैसे ग्रोथ कर रही है, उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है किसी भी देश में, तो वो मनुष्य के विकास की क्या है, प्रतिलोमानुपाती होती है, उसके अपोजिट प्रतिलोमानुपाती होती है। ये याद रखिएगा, किसी भी देश में जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो मनुष्य के विकास की प्रतिलोमानुपाती होती है। ये कहना किसका है? ड्यूमो का कहना है। ठीक है, व्यक्ति शादी नहीं करेगा, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं सोचता है, वो खुद के बारे में सोचता है कि वो कैसे प्रोग्रेस कर सके सोसाइटी में, उसका स्टेटस हो, खुद के बारे में सोचता है। ठीक है, यही इनका कॉन्सेप्ट था। इतना ही इनके कॉन्सेप्ट से ये जो इनकी थ्योरी है सामाजिक केशिका या कशेरुकी करके भी देखने को मिलता है कई बार। ठीक है, तो ये इनका ड्यूमो का ही है, तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ ना होइएगा। बस इतना ही इंपॉर्टेंट इनका थ्योरी से रिलेटेड फैक्ट था जो आपको बताया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वर्तमान ग्रामीण सामाजिक संरचना के विषय में दिए गए निम्नलिखित निष्कर्षों पर ध्यान दीजिए। ए है, आज भी ग्रामीण शक्ति संरचना में उच्च वर्गवाद जातियों में शक्ति केंद्रित है। ऑप्शन बी है, निम्न जातियां व वर्ग शक्ति प्राप्ति की स्पर्धा में संगठित हुई है।
सी है ग्रामीण शक्ति संरचना के जिन नए धर्मनिरपेक्ष व प्रजातांत्रिक आधारों को विकसित करने का प्रयास किया गया था वे अभी भी प्रभावी नहीं हैं। एंड डी है ग्रामीण संरचना आज भी विभिन्न जातियों की संपन्नता विपन्नता से प्रभावित है। अब ये किसका कहना है? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र सिंह, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब इनकी बुक्स इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, बुक का नाम क्या है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये एक बुक है। इसके अलावा इंडियन सोशियोलॉजी, ठीक है। सेकेंड बुक का नाम क्या बताया गया है? इंडियन सोशियोलॉजी बताया गया है। थर्ड है सोशल चेंज इन इंडिया, सोशल चेंज इन इंडिया। फोर्थ है कल्चरल चेंज इन इंडिया, कल्चरल चेंज इन इंडिया। एंड लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड चेंज इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारी बुक्स ध्यान रखिएगा, योगेंद्र सिंह की है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? ग्रामीण शक्ति संरचना का जो परंपरागत स्वरूप है और उसमें जो वर्तमान में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना का जो स्वरूप रहा है और उसमें जो भी परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं वर्तमान में हाल ही के समाजों में, यानी जब जिसने अध्ययन किया था उस समय जो भी चेंजेस देखने को मिले उनको, तो उन्होंने ये जो अध्ययन किया था वो तंजौर ज़िले का श्रीपुरम गांव पर किया था। अभी बताना है किसका अध्ययन रहा है। ऑप्शंस जो दिए गए हैं हेनरी मेन, मैकिम मेरियट, आंद्रे बेते, एसी मेयर। क्या हो जाएगा? हेनरी मेन, मैकिम मेरियट, आंद्रे बेते, एसी मेयर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? 16th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बेते हो जाएगा। आंद्रे बेते, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब ये आते हैं तो इनका एक और क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको नेट के भी पेपर में देखने को मिला होगा कि पूछा जाता है कि किसने वेबर, मैक्स वेबर के त्रिआयामी मॉडल या बहुआयामी मॉडल या त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया था और अपना सामाजिक स्त्रीकरण का के 3 आयाम या 3 तत्व या अपना सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत दिया। तो आंद्रे बेते ही हैं, इन्होंने वेबर के त्रिस्तरीय मॉडल का प्रयोग किया था और भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किया था। ये याद रखिएगा, वेबर ने जो त्रिस्तरीय मॉडल दिया था, ठीक है, क्या है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 3 स्तर कौन से बताए थे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को के जिसे त्रिस्तरीय मॉडल या त्रिआयामी मॉडल कहा जाता है, उसके नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो उसका प्रयोग भारतीय समाज के अध्ययन के लिए आंद्रे बेते ने किया था और 3 जो आयाम बताए थे वो बताए थे जाति, वर्ग और शक्ति। आंद्रे बेते ने क्या बताए थे? जो भारतीय सामाजिक स्त्रीकरण के जो 3 आधार या 3 आयाम बताए हैं आंद्रे बेते ने, वो है कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट, क्लास एंड पावर, जाति, वर्ग, शक्ति, ये याद रखिएगा आंद्रे बेते ने बताए हैं। और वेबर ने क्या बताया है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना, वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए किया जाता है, कल कारखानों की स्थापना करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। व्यापक अर्थ में पूछा जा रहा है उद्योग हम किसे कहेंगे? बताइए। वे सभी निर्माण क्रियाएं जिन्हें उपयोग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मुस्लिम समाज में पति पत्नी की सहमति से होने वाले तलाक को कहते हैं? लियान, जिहर, इला, मुबारत। मुस्लिम सोसाइटी में जो तलाक होता है उसे क्या कहा जाता है? और ऐसा तलाक जिसमें पति पत्नी दोनों की सहमति हो,
उसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन है लियान, जिहर, इला, मुबारक। मुस्लिम समाज में विवाह क्या है? एक समझौता है, ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और वहाँ पर ये क्या कहा जाता है? मुबारक। जो पति पत्नी की सहमति से तलाक होता है उसे मुबारक कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न एक व्यक्ति यथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक पुत्र वधू है, और जो ऐसा परिवार है उसे हम क्या कहेंगे? नाभिक परिवार कहेंगे, संयुक्त परिवार कहेंगे, विस्तृत परिवार कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त परिवार की जो अवधारणा है सबसे पहले हेनरी मेन ने दी थी, याद रखिएगा, हेनरी मेन है, इन्होंने सबसे पहले संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली की अवधारणा दी थी। अब ज्वाइंट फैमिली है तो इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आती है एग्जाम में, ठीक है, अब वो है डेफिनेशन इरावती कार्वे की। इनका क्या कहना था ज्वाइंट फैमिली के बारे में? कि संयुक्त परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें, यानी कि जो व्यक्ति, जो मेंबर्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं? एक ही घर में रहते हैं, एक ही मतलब कि जो मेन होता है वो क्या होता है? एक ही किचन होता है, एक ही किचन से बना हुआ भोजन करते हैं, संपत्ति के सभी सम्मिलित स्वामी होते हैं, उनका अधिकार होता है सब पर, सबका। इसके अलावा पूजा में, एक ही पूजा में जो एक ही पूजा घर होता है उसमें भाग लेते हैं, और सभी एक दूसरे से क्या होते हैं? रक्त संबंधी होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इरावती कार्वे की डेफिनेशन है ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड जो कि उन्होंने दी है। नेक्स्ट है परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम होता है। अब विवाह है, विवाह के उद्देश्य क्या हैं ये बताना है, उसको सही क्रम में लगाना है। कौन सा है? प्रजा, रति एवं धर्म, प्रजा, धर्म एवं रति, धर्म, प्रजा एवं रति, धर्म, रति एवं प्रजा। क्या हो जाएगा? राइट। राइट क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, धर्म, प्रजा एवं रति। अब ये उद्देश्य किसने बताए हैं? ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन उद्देश्यों की, विवाह के उद्देश्य की बात किसने की है? के.एम. कपाड़िया, ठीक है, के.एम. कपाड़िया, जिनका यही कहना था कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है, ये कपाड़िया जी का कहना था। और इनका ही कहना था कि जो हिंदू विवाह है उसके ये उद्देश्य है, धर्म, प्रजा एवं रति। और इनकी बुक का नाम क्या है जो कि पूछी जाती है? मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये इनकी बुक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, के.एम. कपाड़िया की है। नेक्स्ट है, हिंदू के लिए धर्म एक अनुभव या दृष्टिकोण है, वह विचार ना होकर शक्ति है, एक बौद्धिक विषय ना होकर जीवन की आस्था है, धर्म ईश्वर के प्रति सिद्धांत ना होकर अंतिम सत्य के प्रति चेतना है। हिंदू धर्म की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन है पी.वी. काणे, विवेकानंद, एस. राधाकृष्णन, शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? बताइए। किसका कहना है? पी.वी. काणे का कहना है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ये किसने कहा है? मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मेरिल एल्ड्रिस। सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, यह किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज, गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न एंड निमकॉफ, मेरिल एल्ड्रिस।
राइट ऑगबर्न एंड निमकॉफ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑगबर्न एंड निमकॉफ का एक कॉन्सेप्ट रहा है इम्पॉर्टेंट, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत। ठीक है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसका है? ऑगबर्न का है। और इन्होंने दो तरह की संस्कृति की भी बात की थी, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। नाम क्या है? भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति है। और सांस्कृतिक विलंबना के अलावा एक और कॉन्सेप्ट बनता है तकनीकी विलंबना। ठीक है, तकनीकी विलंबना। तो ये अवधारणा किसकी रही है? मैकेवर एंड पेज की रही है। ठीक है, तकनीकी विलंबना किसकी हो जाएगी? मैकेवर एंड पेज की हो जाएगी। नेक्स्ट है अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन। अब ये उदाहरण किसके अंतर्गत आएगा? सकारात्मक नियंत्रण, नकारात्मक नियंत्रण, अप्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का उसे अपनी जाति से निष्कासन करना, निष्कासित करना, ये क्या कहलाएगा? क्या होगा यहाँ पर? सोशल कंट्रोल। इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, इसका प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। तो यहाँ पर आ जाएगा नकारात्मक नियंत्रण। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की है? या नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण, किसने बताए हैं? किम्बॉल यंग ने बताए हैं। किसने बताए हैं? किम्बॉल यंग ने बताए हैं। और जो प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की थी वो मैनहीम ने की थी। याद रखिएगा, मैनहीम ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण की बात की थी। और जो किम्बॉल यंग है, इन्होंने जो ये टाइप दिए ना सोशल कंट्रोल के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये अपनी बुक हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में दिया था। हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में दिया था। इसके अलावा लेपियर का सत्तावादी और लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण रहा है। यानी सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार, सत्तावादी और लोकतांत्रिक सामाजिक नियंत्रण, लेपियर ने बताए हैं। कूले एंड बर्नौट, कूले के अलावा क्या हो जाएंगे? कूले एंड बर्नौट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछा गया है। चेतन और अचेतन, ठीक है, चेतन और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की इन्होंने बात कही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया निम्नलिखित के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु को धीरे धीरे आत्मबोध होता है, उस संस्कृति का ज्ञान कौशल प्राप्त होता है जिसमें उसका जन्म हुआ हो। ऑप्शंस हैं पुनः समाजीकरण, सामाजिक स्थिति, समाजीकरण, समझ का आदान प्रदान। ऐसी प्रक्रिया जिसमें असहाय मानव शिशु है उसको धीरे धीरे आत्मबोध हो रहा है, संस्कृति, ज्ञान, कौशल ये सभी प्राप्त हो रहा है जिसमें कि उसका जन्म हुआ होता है। अभी जल्द ही इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया है। क्या कहलाएगा वो? सोशलाइजेशन, समाजीकरण। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। ये व्यक्ति के जीवन प्रयत्न यानी पूरे जीवन भर चलती रहती है। इसमें निरंतरता होती है, ठीक है, परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है। और जो समाजीकरण की जो मुख्य प्रक्रिया है या मुख्य जो अवस्था है समाजीकरण की, वो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में होती है। और इसमें ही व्यक्ति यह सीखता है कि उसको व्यवहार कैसा करना चाहिए। ठीक है, तो बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में मुख्य बताई गई है कि ये समाजीकरण की अवस्था। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। और जॉनसन की एक डिफिनेशन है, उसमें उनका क्या कहना था कि जो समाज के द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार होते हैं, ठीक है, समाज के द्वारा जो स्वीकृत मान्य व्यवहार होते हैं, जब उनको ही व्यक्ति सीखता है, ठीक है, तो उसको ही सोशलाइजेशन कहा जाता है, समाजीकरण कहा जाता है। सभी तरह के व्यवहार को सीखना समाजीकरण की श्रेणी में नहीं आता है। सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि जो समाज के द्वारा मान्य या स्वीकृत व्यवहार हैं वो ही समाजीकरण की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर सोशलाइजेशन ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है परिभाषित किया गया है। ऑप्शंस है टॉलकट पार्सन्स, एमाइल दुर्खीम, मैकेवर एंड पेज, आर.के. मर्टन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सभी जानते होंगे मैकेवर एंड पेज,
ठीक है, मैकेवर एंड पेज हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। ये इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रही है इनकी, कई बार एग्जाम्स में भी पूछी गई है। और इनकी एक बुक क्या है? सोसाइटी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक का नाम क्या है? सोसाइटी है, जो कि अक्सर एग्जाम्स में देखने को भी मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है, इनमें से कौन सा है। चलिए देखते हैं। ए है, संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। बी है, संस्कृति मानव व्यवहार में समरूपता लाती है। सी है, संस्कृति सामाजिकरण में योग देती है। एंड डी है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो क्या गलत हो जाएगा इसमें से? राइट क्या होगा 26 का? बताइए। ऑप्शन डी होगा। ठीक है, संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पेज, E.B. टाइलर, मेलानोव्स्की, S.C. दुबे। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है, और ये कहना किसका है? बताइए। कई बार बताया गया है आप लोगों को, क्या होगा यहाँ पर राइट? मेलानोव्स्की हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की आवश्यकता की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? संस्कृति को बताया था कि संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति का क्या है? साधन है। और इसका निर्माण यानी कि मनुष्यों ने, व्यक्तियों ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्कृति का निर्माण किया है। बताया था कि नहीं? मेलानोव्स्की। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, एक नगर, एक कस्बा और एक गांव, ये सभी उदाहरण हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं सामाजिक समूह के, समिति के, समुदाय के, भौगोलिक क्षेत्र के। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर राइट? कम्युनिटी, समुदाय, कम्युनिटी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। और अब कम्युनिटी आती है, तो कम्युनिटी की अगर हम कुछ विशेषताओं की बात करें समुदाय की, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र देखने को मिलता है, वी फीलिंग पाई जाती है। ठीक है, समुदाय में वे फीलिंग होती है, निश्चित भू क्षेत्र होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक इनका नाम होता है, विशिष्ट नाम होता है, स्वतः विकास होता है, इसका निर्माण नहीं किया जाता है बल्कि खुद ही विकास होता है। स्थायित्व की भावना देखने को मिलती है। मनुष्यों का चूँकि समूह होता है, मूर्त होता है, व्यापक उद्देश्य होते हैं, आत्मनिर्भरता देखने को मिलती है। ठीक है, और अनिवार्य सदस्यता पाई जाती है। इसमें क्या होती है? अनिवार्य सदस्यता होती है, ऐच्छिक सदस्यता नहीं होती। समिति में ऐच्छिक सदस्यता होती है, समुदाय में क्या होती है? अनिवार्य सदस्यता होती है। अब समुदाय है, कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के बारे में एक डिफिनेशन आती है बोगार्डस की। ठीक है, बोगार्डस ने क्या कहा था? 2 मेन इंपॉर्टेंट डिफिनेशन मतलब कि तत्व बताए थे, कह सकते हैं, या लक्षण कह सकते हैं कम्युनिटी के। एक तो निश्चित क्षेत्र और दूसरा वे फीलिंग। तो इन्होंने इनका क्या कहना था कि व्यक्तियों का ऐसा संकलन, समुदाय व्यक्तियों का ऐसा संकलन है जो कि निश्चित क्षेत्र में रहता है और जिसमें यानी कि उनके सदस्यों के बीच में क्या होती है? वी फीलिंग, हम की भावना पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये डिफिनेशन बोगार्डस की है। नेक्स्ट है, समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है। अब यह परिभाषा किसने दी है? E.S. बोगार्डस, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ। क्या हो जाएगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? किंग्सले एंड डेविस। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है? व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना।
समिति की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। कौन सी हो जाएगी? देखिए, समिति एसोसिएशन, इसकी अगर विशेषताएं या लक्षण की बात की जाए तो व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों का समूह है तो मूर्त स्वरूप हो जाएगा। ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है, उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है, निश्चित संगठन व्यवस्था देखने को मिलती है, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।